Yes, so a very warm welcome to all of you. कॉस्टिंग सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन अपन ने किया 2 दिन में. वी अंडरस्टूड हमारा सब्जेक्ट का नेचर क्या है, क्यों हमारे कोर्स में है, और इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है. फिनेंशियल अकाउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस कॉस्ट अकाउंट्स की है. और कॉस्ट का मतलब कुल मिला के 3 चीज़ें हैं: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस का दूसरा नाम ओवरहेड्स. अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेसेस हमको जो ये मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की डिटेल बनानी है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, या मैं ये कह दूँ जो अकाउंटिंग करनी है वो थोड़ी मॉडिफाई होती जाएगी कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर. फिनेंशियल अकाउंट्स में तो अकाउंटिंग सेम है, वही परचेज अकाउंट, वेजेस अकाउंट. यहाँ पे तो आप कहेंगे अलग अलग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाइज करो. ये मैं एग्जांपल, आज चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का. अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वाइज कॉस्ट निकालो. ठीक है, अलग अलग प्रोसेसेस है, प्रोसेसेस वाइज निकालो. अलग अलग ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस वाइज निकालो. अलग अलग तरह के जॉब करते हैं, जॉब वाइज कॉस्ट निकालो. मतलब यही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स पूरे साल भर के इकट्ठे जोड़ के जब हम लिखते हैं फिनेंशियल अकाउंट्स हो जाते हैं. इनको जब हम अलग अलग तरह से टुकड़े करके, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क वी आर डूइंग, डिपेंडिंग ऑन द वे द बिजनेस इज डूइंग इट्स प्रोडक्शन, जब उस तरह से सब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है तो दैट बिकम्स माई कॉस्टिंग. तो अब इस सिलसिले में सबसे पहला चैप्टर जो मैं आपके लिए ले रहा हूँ, हाँ हिसाब से तो आप कहेंगे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस वाले चैप्टर पहले लेने चाहिए. मैं वो नहीं लेकर के सीधा एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ही आपके लिए ले रहा हूँ. उसका एक कारण है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीखेंगे. और वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको बिल्कुल जाना पहचाना लगेगा जो आपने 11th-12th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, P&L अकाउंट बनाया है, बिल्कुल वैसा ही लगेगा. तो थोड़ी फैमिलियरिटी रहे, इसके लिए मैं सबसे पहले इस चैप्टर को ले रहा हूँ. ओके, हाँ, दिमाग में एक चीज़ फिट रखिएगा, इस पूरे सब्जेक्ट में 3 चीज़ें हैं: मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस. इन्हीं तीनों से अपने को माथा लगाना है. ठीक है, ये समझ लो आपके पास दुनिया भर के मटेरियल की इन्फॉर्मेशन है, लेबर की इन्फॉर्मेशन है, एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन है. अब कोई बिजनेसमैन आया कि साहब मैं तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, साल भर यही बनाता रहता हूँ. आपने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे सबसे कम पैसों में, सबसे कम मेहनत में आपका काम हो जाएगा. कारण वहाँ पर अगर उस प्रोडक्ट को बनाने में भले ही 25 तरह के मटेरियल लगते हैं, 10 तरह के आदमी लगते हैं, आप कहेंगे उन सबको एक ही शीट में इकट्ठा करके जोड़ लगानी है कि आपके साल भर के प्रोडक्शन की इतनी कॉस्ट आती है, ये मटेरियल लगता है, ये लेबर, ये एक्सपेंसेस. पर जैसे ही उसने कहा 4 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरह के बिजनेसेस, तो उसी इन्फॉर्मेशन को आपको फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट वाइज, ऑपरेशन वाइज, प्रोसेस वाइज, कॉन्ट्रैक्ट वाइज सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. मतलब पूरी कंप्लीट ट्रैकिंग रखनी पड़ती है. ये वाला रॉ मटेरियल आया, ये किस जॉब में गया, किस प्रोसेस में गया, किस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हुआ, ये सारी एक एक समझ लीजिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. आप समझ लो हर चीज़ का जो मूवमेंट है, चाहे वो मटेरियल का है, चाहे लेबर का है, चाहे खर्चों का है, उसकी पूरी ट्रैकिंग रखी जाती है. आजकल एक टेक्नोलॉजी में टर्म आती है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब अब जो आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर इंटरनेट डाल दिया जाता है ताकि उसकी लोकेशन ट्रैकिंग, जियो ट्रैकिंग की जा सके. मोबाइल में होता है ना आपका लोकेशन सर्विसेज. लोकेशन सर्विसेज अगर ऑन है तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हो आपका मोबाइल कहाँ पड़ा है, आप कहाँ पे हो. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़. हाँ, आने वाले समय में हो सकता है अपने अंदर भी कोई चिप डाल देंगे कि चलो आप कहाँ हो पता चल जाएगा. अब आपने फ़ोन किया, मैं क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ और पता चला तेरा लोकेशन तो पिक्चर हॉल के पास में आ रहा है. घर वाले भी आराम से ट्रैक कर सकते हो, आप भी घर वालों को ट्रैक कर सकते हो. बोथ थिंग्स आर पॉसिबल. तो अंडरस्टैंड, कॉस्टिंग में यही है, वी ट्रैक ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ मटेरियल. अपन इस सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर अकाउंटिंग का भी करेंगे जिसमें बाकायदा लेजर अकाउंट्स बनाएंगे. उसमें आएगा मटेरियल रिसीव हुआ, वापस इधर गया, उधर गया, वापस आया, सप्लायर को गया. जबकि अपने नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो एक परचेज अकाउंट बनाते हैं, उसमें परचेज हुआ, रिटर्न हुआ, दैट्स ऑल. मटेरियल कहाँ गया, कौन से प्रोडक्ट में यूज़ हुआ, किस डिपार्टमेंट में गया, उसकी कोई ट्रैकिंग फिनेंशियल रिकॉर्ड्स में नहीं होती. और वही लिमिटेशन है सबसे बड़ी जिसके कारण ये कॉस्ट अकाउंटिंग पैदा हुआ. यहाँ पर आप कहेंगे हम वो सब इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड करते हैं, मैनेजमेंट के लिए वो काम आती है. शोल्डर को उससे कोई लेना देना नहीं है.
क्योंकि शोल्डर ने तो छोटे थोड़े पैसे लगा रखे हैं, ठीक है, उसको तो ओवरऑल पिक्चर फाइनली प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया उससे मतलब है, पर ये प्रॉफिट कैसे कमाना है उसके लिए तो मैनेजमेंट को दिन रात लगाना पड़ता है, और उसी के लिए हमको एक कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत रहती है। तो अब इसमें ये जो सबसे पहला चैप्टर मैं आपके लिए ले रहा हूँ वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर के साथ में जोड़ रखा है जॉब कॉस्टिंग। मतलब इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में अगर आप देखेंगे यू विल फाइंड अ चैप्टर कॉल्ड एज जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मतलब जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, दोनों का कॉन्सेप्ट सिमिलर है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने एक चैप्टर रखा है, पर दोनों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो अलग अलग है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग चैप्टर में बांट रखा है। ओके, लॉजिकली सेम क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और जॉब दोनों का कॉन्सेप्ट सिमिलर कैसे है कि समझिए, कॉन्ट्रैक्ट लेना, जॉब लेना, मतलब आपको मैंने एक स्पेशल ऑर्डर दिया, भाई ये चीज़ मेरे को बना करके देनी है, आपने उसके हिसाब से बना दिया, स्पेसिफाइड हो गया, कस्टमाइज्ड हो गया जिसको अपन कह सकते हैं। मैं होता है ना, एक तो कपड़े आप रेडीमेड लेते हो, एक टेलर के पास जा कर के अपनी साइज़ के हिसाब से परफेक्ट स्टिचिंग करवाते हो, तो वो टेलर के पास जब आप आकर के कपड़े स्टिच कराते हो दैट बिकम्स अ जॉब, ठीक है। उस टेलर ने आपका क्या किया है, जॉब लिया है, आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो काम करके देगा। कॉन्ट्रैक्ट में भी यही होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ये काम करके देना है, एंड अकॉर्डिंगली इट बिकम्स अ स्पेसिफिक जॉब। तो दोनों सेम ही है, तो फिर आप कहेंगे फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जैसे ही आप सुनते हो, क्या आपके दिमाग में ही आता है कि हाँ मैं टेलर को कपड़े देने आ रहा हूँ, या आप मिठाई वाले की दुकान पे गए, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब मिठाई वाले के शॉप पे यू फाइंड 25 तरह की मिठाइयाँ हैं जो उसने बना के रखी हुई है बेचने के लिए। आपने कोई भी 1 किलो मिठाई ले ली, दैट इज़ नॉट अ जॉब कॉस्टिंग। क्यों? कि वो मिठाई उसने आपके लिए स्पेसिफिक नहीं बनाई थी, ठीक है, तो वहाँ जॉब कॉस्टिंग नहीं चलेगा। तो आप कहें क्या चलेगा, बताऊंगा बाद में। पर अब आप वहाँ गए, आपने कहा नहीं ये कोई भी पसंद नहीं आई मेरे लिए, तो स्पेसिफिक ये स्पेसिफिकेशंस की मिठाई बनानी है, काजू की कतली बनानी है, उसमें वाकई में काजू डालने हैं, ठीक है, ये नहीं कि तुम कुछ और डाल दो। रेगुलर वाले में पता चला कि काजू के साथ कुछ और भी मिक्स कर देते हैं, फील काजू का आ जाए। तो अब आपने स्पेसिफिक ऑर्डर दिया कि देख भाई मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, पास तो मैं हूँ ही, तो इसलिए ये 50 किलो काजू की कतली तैयार कर दो, और इसमें थोड़ा केसर भी डालना है, पिस्ता भी डालना है, एंड दिस इज़ व्हाट आई नीड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। रेट आपने उसके साथ फिक्स कर दी, और जो भी 10-15 दिन बाद की आपने डिलीवरी डेट दे दी, उसने उस दिन वो 50 किलो आपके लिए स्पेशली अलग से तैयार किया, ठीक है, तो दैट बिकम्स अ जॉब। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट बिकम्स अ जॉब, क्योंकि वो आपके स्पेसिफिक ऑर्डर के अगेंस्ट में था। अब उस केस में उस दुकानदार को क्या करना चाहिए, रेगुलर जो काजू की कतली बनाता है उसमें तो हो सकता है वो कोई और कॉस्टिंग का फॉर्मेट फॉलो कर रहा होगा, पर आपके लिए जब उसने स्पेशल काजू की कतली बनाई, वो क्या करेगा, उसकी अलग से कॉस्ट निकालेगा कि इसमें काजू इतना लगा, शक्कर इतनी लगी, और भी जो चीज़ें लगी है, लेबर इतना लगा, ठीक है, गैस की भट्टी इतनी देर तक जली, ये हुआ वो हुआ, ऊपर वो वर्क लगता है वो इतना लगा, दिस वॉज द पैकिंग कॉस्ट, और अब वो टोटल कॉस्ट निकालेगा, सेलिंग प्राइस देखेगा, प्रॉफिट निकालेगा। मतलब वो एक जॉब की अलग से ऐसे समझ ले कॉस्ट शीट बनाएगा और प्रॉफिट लॉस निकाल लेगा। सो दैट बिकम्स अ जॉब कॉस्टिंग। बट अब मैं इसी का नाम दूं कि मैंने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आप कहें कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो छोटा सा काम था, जॉब 10-15 दिन का तो काम था। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आते ही अपने दिमाग में क्या आता है, बड़ी सी बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, रोड्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिजेस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, मींस बड़े बड़े काम की बात हो जाती है। और बड़े बड़े काम का मतलब टाइम ड्यूरेशन 10-15-20 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का नहीं, पता चला 2-3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। बड़े बड़े टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओके, पता चला 5 साल में मशीनरीज इंस्टॉल करनी है, 4 साल में ये पूरा का पूरा यहाँ से दिल्ली तक का हाईवे बनाना है, ठीक है, बड़े बड़े गवर्नमेंट के कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, अपना एम्स का हॉस्पिटल बना, पता चला 5 साल तक कंस्ट्रक्शन चला। सो दैट वे द प्रोजेक्ट्स आर ह्यूज,
दे रिक्वायर अ सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू कंप्लीट, तो वहाँ पे अपन इसका नाम देंगे कॉन्ट्रैक्ट है। तो समझिए, छोटा सा काम आपने लिया है जो 2 घंटे, 5 घंटे, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने का है, विल कॉल इट एज अ जॉब। बड़ा काम आपने लिया है, आई विल कॉल इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट। एनीवेज, कुछ भी नाम ले हो, पर दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में ही आपने किसी को ये काम दिया, ठीक है। अच्छा, अब अपने को थोड़ा रिवर्स रोल में ले लें, अपन अपने आप को वो टेलर, वो मिठाई वाला, वो कॉन्ट्रैक्टर समझ लें कि वी आर अ कॉन्ट्रैक्टर। हमको सामने वाले ने एक स्पेसिफिकेशन के साथ में काम दिया, यही काम आप लोग करना है, हम उसी स्पेसिफिकेशन के, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो काम करके देते हैं। तो हमारे और उसके बीच में क्या हो गया? एक एग्रीमेंट हो गया, जिसके अगेंस्ट में हमको ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है? कंप्लीट करके देना है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग। और कॉन्सेप्ट है क्या? सिंपल, हर अलग जॉब के लिए, हर अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉस्ट कैलकुलेशन अलग से होगी, प्रॉफिट लॉस अलग से निकलेगा। रीज़न, हर जॉब अलग अलग हो सकता है, हर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर अलग अलग हो सकता है, और ये सब अलग अलग हम बनाते क्यों हैं? जस्ट नॉट टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस, many a times to decide selling price, many a times to know लास्ट ईयर में ये हुआ था, सिमिलर काम आएगा तो मेरे को फ्यूचर में क्या ध्यान रखना है। क्यों कई बार होता है ना, आपने कहा पिछली बार तो गलती हो गई, मेरा तो पहला ही काम था, मैंने हाँ कर दिया, फिर पता चला कॉस्ट ज़्यादा आ गई, कोई बात नहीं, अब आपने उसकी कॉस्ट निकाल रखी है। सिमिलर ऑर्डर जब फ्यूचर में आएगा तब तो ध्यान रहेगा कि ये गलती मेरे को नहीं करनी है, अदरवाइज आई विल इनकर लॉसेज। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द वे वी हैव टू एनालाइज इट। तो ये कॉस्टिंग में सब मेहनत करने का कारण यही है, हमको क्यों अलग अलग रिपोर्ट चाहिए? क्योंकि हमको डिसीजन लेने हैं। ओके, तो अब यहाँ पे अपन इस चैप्टर की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सो वी आर कंसिडरिंग ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें टाइम पीरियड जो है वो जनरली 1 साल से ज़्यादा लगने वाला है। तो हियर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स in which you have two parties. One is a contractor, जिसको अपन मारवाड़ी में ठेकेदार बोलते हैं, ओके, एंड द अनदर इज कॉन्ट्रैक्टी, ओके। तो वन इज टर, अनदर इज ई, ओके। कंट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? जिसको वो काम करके देना है। कॉन्ट्रैक्टी कौन है? वो सामने वाली पार्टी जिसने वो काम करवाना है। सपोज़ आपको एक बिल्डिंग बनवानी है, तो आपने एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढा, उसको सारी स्पेसिफिकेशन दे दी कि भाई ऐसे ऐसे मेरी ये बिल्डिंग बना करके दे दे, और उसके साथ रेट फाइनलाइज कर ली। तो आप क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्टी। वो ठेकेदार क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टर। काम किसको करना है? कॉन्ट्रैक्टर को। पैसे कौन देंगे? आप, कॉन्ट्रैक्टी। एसेट किसकी हुई बताओ? जो बिल्डिंग बन रही है वो ठेकेदार की, कॉन्ट्रैक्टर की होगी या कॉन्ट्रैक्टी की होगी? डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टी की ही होगी। तो बताओ, कॉन्ट्रैक्टर जो ये काम कर रहा है उसके लिए क्या है ये? भाई बिल्डिंग के मालिक तो आप बनोगे, तो कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग बना रहा है उसके लिए क्या है? उसके लिए क्या? लाइबिलिटी। आपके लिए तो एसेट है, उसके लिए लाइबिलिटी है। सोचो सोचो भाई, उसके लिए लाइबिलिटी है कि उसके लिए भी एसेट है कि क्या है? चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। आप लोगों ने कार खरीदी, ठीक है। कार की कंपनी कौन सी? मारुति। एंड आप मिस्टर ए। तो ये कार मिस्टर ए के लिए क्या है? एसेट। कौन सी एसेट? करंट एसेट कि फिक्स्ड एसेट? मिस्टर ए के लिए कार फिक्स्ड एसेट है, ओके। और मारुति के लिए क्या है? मारुति के लिए कार लाइबिलिटी है। भाई अपन जनरली कहता है ना, एक के लिए एसेट है तो सामने वाले के लिए लाइबिलिटी होगी। तो क्या मारुति के लिए कार लाइबिलिटी है? नो, लाइबिलिटी नहीं है। मारुति के लिए यही कार क्या है? स्टॉक है। और मिस्टर ए के लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट है। सेम वे कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई चीज़ बना करके सामने वाले को दे रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्टी के लिए तो ये एसेट जो है वो क्या होगी? फिक्स्ड एसेट। पर कॉन्ट्रैक्टर के लिए यही क्या हो जाएगा? स्टॉक। बना करके देना है।
तो आप कहेंगे स्टॉक तो फिर बिकता है ना, तो हम बिक थोड़ी बेच थोड़ी रहे हैं, ऐसा फील आएगा ना, हम तो उसको बना करके दे रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और बताओ, स्टॉक कितनी तरह का होता है? आप कहेंगे ये क्या कहते हैं, स्टॉक तो स्टॉक होता है, कितनी तरह का होता है? अपन वो अकाउंट्स में भी कर रहे हैं ना, लॉस ऑफ स्टॉक। आप कहेंगे वो तो स्टॉक ही था, स्टॉक तरह का क्या होता है, एक जला हुआ और एक बिना जला हुआ, वैसा वाला? नहीं, वैसा नहीं, स्टॉक के फॉर्म होते हैं ना। अगर फिर मैंने आपको कहा ये सब्जेक्ट आते ही दिमाग में क्या होना चाहिए, हम क्लास में नहीं फैक्ट्री में बैठे हैं। फैक्ट्री में स्टॉक कैसे कैसे दिखेंगे, आपको रॉ मटेरियल भी दिखेगा, आपको फिनिश गुड्स भी दिखेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, और क्या दिखेगा, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP सुना है ना हम, वो प्रोडक्ट जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिस पे काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे आप अपने आप को भी क्या कह सकते हो, वर्क इन प्रोग्रेस। भाई CA बनते ही तो क्या हो जाओगे, फिनिश गुड्स। फाउंडेशन ज्वाइन करने से पहले क्या थे, रॉ मटेरियल। आप अंदर घुस गए हैं तो अब आप क्या हो गए, वर्क इन प्रोग्रेस के चल रहा है भाई, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब समझिए वो कॉन्ट्रैक्टर आपके लिए बिल्डिंग बना रहा है, वो बिल्डिंग बनाया जा रहा है, तब तक उसके लिए क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्डिंग कंप्लीट होते ही आपको चाबी पकड़ा देगा, पैसे ले लेगा, तो उसके लिए तो एक तरह से सेल हो गया, और आपके लिए वो क्या हो गई, फिक्स्ड एसेट। ओके, सो बी वेरी क्लियर, ऐसा नहीं होता है कि एक के लिए एसेट हमेशा दूसरे के लिए लाइबिलिटी होती है। डेटर क्रेडिटर में बात समझ में आती है, पर दूसरे बिजनेसेस में आप जो प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हो वो आपके लिए स्टॉक है, खरीदने वाले के लिए वो फिक्स्ड एसेट हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होने जरूरी है, एक कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टी। ओके, सी गायब हो गया है, कॉन्ट्रैक्टी दिख रहा है भाई, सी, हाँ। अब ये चैप्टर जो है ये कॉन्ट्रैक्टी के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए। कॉन्ट्रैक्टर जो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिजनेसेस कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस करता है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वो अपनी बुक्स में हर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग कैसे करेगा। हाँ, दिमाग में एकदम अकाउंटिंग ले आओ। ओके, बना भले ही रिपोर्ट रहे हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको कहा कॉस्ट निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, बट इट इज़ ऑल अबाउट अ फीलिंग ऑफ अकाउंटिंग वी नीड टू हैव। और कॉन्ट्रैक्ट याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक स्टॉक है, पर वो स्टॉक वो है जो कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है, जब तक चल रहा है जब तक वर्क इन प्रोग्रेस। कंप्लीट होते ही फिनिश गुड्स में पहुंचते ही तो हाथ उसको क्या कर देता है, सामने वाले को चाबी पकड़ा देता है। मतलब वो फिनिश गुड्स वाली फीलिंग कॉन्ट्रैक्टर ले ही नहीं सकता। फिनिश गुड्स वाली फीलिंग ले लेता तो बिल्डिंग में जाकर के 2-4 महीने आराम भी कर लेगा, नो, बट उसके लिए स्टॉक तो है ही, और सामने वाले के लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट। ओके, चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालेगा। आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में तो वही चीज़ें आने वाली है, क्या चीज़ें आने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल क्या यूज़ हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में लेबर क्या यूज़ हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेंसेस क्या लगे। से फॉर एग्जाम्पल, अपन आसान सा एग्जाम्पल लें, एक बिल्डिंग बन रही है। तो अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, आप अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर समझ लो, ठेकेदार, कि हम बिल्डिंग के, रोड्स के, फैक्ट्रीज़ के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो बना करके देते हैं। बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्सेस हो गए, ये हो गए, संसद भवन भी बन रहा है नया, ठीक है, पता नहीं टाटा को या किसको ऑर्डर मिला, जो भी है। तो वी आर डूइंग ऑल दिस पर्पस, दीज वर्क्स, बट अंडरस्टैंड, अब साल में आपके मान लीजिए 50 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, हर एक में मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, खर्चा लग रहा है। P&L अकाउंट जो हमारा फिनेंशियल अकाउंट्स वाला बनेगा, उसमें तो सारे मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस जुड़ के आएंगे, सामने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से पैसा आया, सेल आ जाएगी, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। बट वो शेयर होल्डर के लिए ठीक है, इंटरनल मैनेजमेंट को तो इससे कोई पर्पज़ ही फुलफ़िल नहीं होने वाला है। अगले साल सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, उसमें क्या रेट कोट करनी है, क्या नहीं करनी है, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट वाइज मीन्स ये सारी डिटेल जो है उनको क्या चाहिएगी, कॉन्ट्रैक्ट वाइज डिटेल चाहिएगी। कॉन्ट्रैक्ट वाइज डिटेल का मतलब, सपोज अपन जोधपुर के कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एक कॉन्ट्रैक्ट तो आपको मिला है सरदारपुरा में, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनानी है। एक आपको मान लो मंडोर एरिया का कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
तो अब ये मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस सरदारपुरा में कितना लग रहा है उसकी डिटेल अलग चाहिए, मंडोर में कितना लग रहा है उसकी अलग चाहिए। कारण हो सकता है सरदारपुरा में जो आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, ये जो बना रहे हो ये रेजिडेंशियल है। सो दोनों का नेचर अलग है, दोनों के मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस का कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा भी अलग तरह से हो जाएगा, कॉस्ट अलग चाहिए, प्रॉफिट लॉस भी अलग अलग चाहिए। सो देयरफॉर व्हाट हैपन्स इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज, हम हर कॉन्ट्रैक्ट का आप समझ लीजिए अकाउंट अलग अलग बनाते हैं। तो नॉर्मल फिनेंशियल अकाउंट्स में तो हम क्या करते हैं, फिनेंशियल अकाउंट्स में तो एक ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाया एंड द वर्क इज ओवर। तो अगर मैं फिनेंशियल अकाउंट्स की बात करूं, ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपका मटेरियल आता है, किस नाम से आता है? सबसे पहले चलो मैं लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक अगर कोई है तो, फिर क्या आ जाता है? परचेज, फिर क्या आ जाता है? वेजेस, फिर कुछ एक्सपेंसेस आ ही जाते हैं यहाँ पे भी। देन यू हैव सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। हाँ याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक में सभी तरह के क्लोजिंग स्टॉक आते हैं, रॉ मटेरियल भी आता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, फिनिश गुड्स भी आता है, ओपनिंग में भी तीनों ही आते हैं। ओके तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने आज तक बनाया, दिस इज हाउ इट विल बी देयर। हो सकता है आप कहेंगे हमारे तो कभी स्टॉक में इधर 2-3 चीज़ें थी ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं भी थी, ये तो 3 ही लिखी है, होती तो 4 हैं। स्टॉक 4 तरह के होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, WIP होता है, फिनिश गुड्स होता है, एक स्टॉक और होता है स्टॉक इन ट्रेड। हाँ ये मैं थोड़ा फिनेंशियल में चला गया, ये प्रॉब्लम है ना, मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो इधर उधर घुस जाता हूँ। पर जैसा भी है, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ स्टॉक। जो ट्रेडर लोग होते हैं ना, उनके तो एक ही स्टॉक होता है, स्टॉक इन ट्रेड। जो खरीदा बेचना, याद रखिएगा उसको फिनिश गुड्स नहीं कहा जाता। फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरर वर्ड यूज़ करेगा, क्योंकि उसने रॉ मटेरियल खरीद के उसको कन्वर्ट करके खुद तैयार किया, दैट इज़ फिनिश गुड्स। और एक है कोई चीज़ खरीदी और बेच रहे हो, वो ट्रेडिंग वाली है तो स्टॉक इन ट्रेड कहलाती है, तो वो भी फिनिश, बट आपने नहीं किया। और ये तीनों किसके लिए होते हैं? मैन्युफैक्चरर के लिए। ओके सो नाउ अंडरस्टैंड, स्टॉक 4 तरह के होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, अपने क्वेश्चन में नहीं आता अलग बात है, अदरवाइज आप कहेंगे लेकिन 3 होंगे या 1 होगा, ऐसा भी नहीं है। कोई बिजनेसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी कुछ प्रोडक्ट्स की तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ की ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके पास 4 तरह के स्टॉक होंगे। पर समझिए ये ट्रेडिंग P&L अकाउंट तो क्या है, अगर आपके साल 2 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, सरदारपुरा एंड मंडोर, तो ये तो सारा क्या होगा, सरदारपुरा प्लस मंडोर कंबाइंड होगा। अब इससे अगर मैं ये पता करना चाहूँ सरदारपुरा का क्या हाल था, मंडोर वाले कॉन्ट्रैक्ट का क्या हाल था, वो पता चलने वाला नहीं है फिनेंशियल अकाउंट्स में। ओके तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंट्स कहता है कि नहीं नहीं, काम ऐसे थोड़ी चलेगा, बिजनेस ऐसे थोड़ी चला सकते हैं, मैनेजमेंट डिसीजन ऐसे थोड़ी ले सकता है। तो व्हाट वी डू इज, अगर मैं आपको ये कह दूं मेरे को अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट बना करके दे दो, सरदारपुरा वाला अलग, ओके, और एक और ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा वाला, मंडोर वाला अलग, और यहाँ पे भी वही परचेजेस, वेजेस, एक्सपेंसेस सब आ जाएंगे, सेल्स आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, सेम वे मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सेल्स आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ओके हाँ आप कहेंगे ठीक है, उस केस में फिर प्रॉफिट भी क्या होगा, अलग अलग आ जाएगा। बस ये जो ट्रेडिंग अकाउंट अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइज बना लिया जाए, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइज बना लिया जाए, वी कॉल इट एज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कितना आसान है ना, कुछ नया नहीं, सिर्फ नया सब्जेक्ट का नाम आने से कोई नई चीज़ थोड़ी हो जाती है हमेशा। इसीलिए सबसे पहले मैंने ये वाला चैप्टर लिया। आप कहेंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, ठोक डालेंगे। आप कहेंगे फिर हमको करना क्या होगा, करना कुछ नहीं है, ये जो परचेजेज है, आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बी में बांटनी पड़ेगी, ठीक है, लेबर को बांटना पड़ेगा, नहीं वो भी कुछ नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक ही कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल दी होगी, तो आप कहेंगे ओके फिर तो एक ही बनाना है। और अगर 2 होंगे तो क्वेश्चन पहले सब बांट के ही देगा, तो आप कहेंगे फिर अपने को करना क्या है, 2 बनाने हैं। यस दैट इज़ ऑल व्हाट नीड्स टू बी डन। और 2 भी हम 2 बार नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा कंजूसी से काम चलाएंगे, हम 2 कॉलम में बना लेंगे, सरदारपुरा एंड मंडोर।
भाई 2 बार बनाऊँ चाहे 2 कॉलम में बनाऊँ, बात तो एक ही है। और इंस्टीट्यूट भी 2 कॉलम में ही बनाती है, अपने को भी 2 कॉलम में ही बनाना है। कारण 2 बार बनाया तो टाइम कितना लगेगा? जितना टाइम अमाउंट भरने में नहीं लगता है ना, उतना ज़्यादा टाइम पर्टिकुलर्स कॉलम में लगता है। तो 2 कॉलम में बना लेंगे और दोनों का अलग अलग क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। दैट इज सिंपल। मतलब आपको सब चीज़ें अलग अलग दी हुई होगी, आप कहेंगे बस हमको देखो फिट करनी है। यस, दिस ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड। बट अब मैंने आपको कहा कॉन्ट्रैक्ट का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े काम। वैसे भी ये सब्जेक्ट में सब कुछ बड़ा ही सोचना है। मैंने आपको कहा ना, बड़ी सी फैक्ट्री में घुस रहे हो, ये नहीं छोटी सी दुकान में घुस रहे हैं। ओके, सो अब बड़े बड़े काम हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि इस साल काम लिया और इसी साल काम ख़त्म हो गया। होता ही है ना, काम शुरू हुआ कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो उस केस में आप कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो ऐसा हो ही सकता है। हमने इस बार खूब परचेजेस करी, खूब वेजेस लगाई, खूब प्रोडक्शन किया, सेल नहीं हुई तो कोई बात नहीं, सेल 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे किस नाम से आ जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। होता ही है। आप कहेंगे यहाँ पे भी हो जाएगा, सेल 0 हो जाएगी तो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा, और अगर कंप्लीट हो गया होगा तो सेल में आ जाएगा। दैट इज़ अ सिंपल रूल, नथिंग मोर। जो हम ट्रेडिंग में कर रहे थे यहाँ पे भी वही है। तो तकलीफ एक ही है इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये कॉन्ट्रैक्ट पता चला 2 3 4 साल तक चलता है। अब मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक चला, इसका मतलब पहले साल सेल 0, दूसरे साल भी 0। सेल कब आएगी? जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा। कारण पहले साल वर्क इन प्रोग्रेस, दूसरे साल भी क्लोजिंग में फिर वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरे साल जाकर के आप कहेंगे सेल, और थर्ड ईयर में जब सेल होगी प्रॉफिट तो उसी वक्त आएगा। इसका मतलब पहले 2 साल काम आप कर रहे हो, प्रॉफिट बुक्स में कुछ भी आने वाला नहीं है। ऐसे ही लग रहा है ना भाई, प्रॉफिट बुक्स में कुछ भी आने वाला नहीं है। क्यों? कि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। बट लिसन केयरफुली, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। हम पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, तीनों ही साल में कुछ ना कुछ प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके P&L में लेके जाते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे ले जाओगे? काम तो ख़त्म ही नहीं हुआ। आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने का, पहले साल फर्स्ट फ्लोर बना, दूसरे साल सेकंड फ्लोर बना, थर्ड ईयर में कंप्लीट हुआ और उसको सामने वाले को चाबी पकड़ा दी। आप कहेंगे काम ख़त्म। अब काम तो जब ख़त्म होगा तभी आप कहोगे सेल होगी, तभी तो प्रॉफिट आएगा। पर ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। ना तो अकाउंट्स में ऐसा होता है, ना कॉस्टिंग में ऐसा होता है। रीज़न, किसी का थोड़ा बहुत भी किसी को आइडिया है क्या? कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर जो है, सपोज आपने ये ऑर्डर ले लिया मेरे से, मेरे लिए आप 3 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हो। मैंने कहा ओके भाई, टोटल 1 करोड़ रुपया दूंगा, ये काम आपको करना है। आपने कहा ओके डन, 3 साल में कर दूंगा। अब वो 1 करोड़ रुपए आप मुझसे थर्ड ईयर में सारा काम ख़त्म होने के बाद एक साथ लेंगे या किस्तों में लेते रहोगे? बताओ भाई, आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो, करोड़ों रुपए हैं आपके पास, तो आप सारा पैसा बाद में एक साथ ले लोगे कि क्या है सर ही तो है अपने, कहाँ जाएंगे, एक साथ ही ले लेंगे, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स, घर की बात है। हाँ जी, सो इज़ इट पॉसिबल सारा का सारा पैसा एक साथ में बाद में? हाँ, कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा सुना है कि सारा पैसा बाद में लास्ट में एक साथ में लेता है? और ये तो फिर भी 3 साल का ही हुआ। कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट तो 7 7 8 8 साल के होते हैं। तो क्या 8 साल बाद सारा एक साथ में पैसा लोगे? और रोज़ हर साल आप जो बिल्डिंग बना रहे हो, आपके तो पैसे लग ही रहे हैं, आप तो रोज़ उसमें सीमेंट पत्थर ला करके डाल ही रहे हो, लेबर आपकी लगी हुई है, पैसा आपकी जेब से रोज़ लग रहा है। तो क्या सारा पैसा आप लास्ट में लोगे? डेफिनेटली नॉट। रादर कॉन्ट्रैक्ट में क्या सिस्टम होता है, आप जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे आप मुझसे क्या करोगे? पेमेंट लेते रहोगे। भाई इतना काम हो गया इतने पैसे दे दो, इतना काम हो गया इतने पैसे दे दो। तो अंडरस्टैंड, अब आप काम करते जा रहे हो और पैसे भी लेते जा रहे हो। आप कहेंगे इसमें क्या हो गया? नॉर्मल बिजनेस में भी होता ही है। आपने मिठाई वाले को ऑर्डर दिया, उसने कहा एडवांस दे दे। ओके, तो एडवांस ले लिया उसने, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि प्रॉफिट हो गया। आप समझिए, वहाँ तो विद इन अ ईयर ट्रांजैक्शन ख़त्म हो जाता है, यहाँ तो 3 3 साल तक चल रहा है। और सबसे पिक्यूलर चीज़, अब आपने फर्स्ट फ्लोर तैयार कर दिया, 25 लाख का खर्चा आपने कर दिया, आपने मुझसे 30 लाख रुपए ले लिए। अब सेकेंड ईयर में
आप और काम करोगे और पैसे में से लोगे, और बाई चांस आपका या मेरा मूड चेंज हो गया, नहीं यार रहने दे, अब मेरे को तो नहीं बनानी, एक फ्लोर ही बहुत है, 3 फ्लोर का करूँगा क्या, तो अब उस केस में यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन। आप भी मना कर सकते हो, नहीं साहब मटेरियल इतना बढ़ गया, आप तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। हाँ, क्लॉज ये भी होते हैं, अपन समझेंगे आगे। तो अंडरस्टैंड, आप भी बीच में मना कर सकते हो, मैं भी मना कर सकता हूँ। उस केस में क्या होगा, क्या मैं आपसे पूरे वसूल वापस पैसे ले लूँगा, नहीं नहीं आप काम नहीं करो, आगे का पैसा वापस दो, या आप वापस मेरे को पैसे रिटर्न कर दोगे, नहीं मैं आगे का काम नहीं कर रहा हूँ, नो, जितना काम हो गया उसके पैसे ले लिए, अब आगे के करवाएं नहीं करवाएं दैट इज़ अ सेपरेट मैटर। इट मीन्स यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन अलग है, ठीक है। बाकी वो मिठाई वाले में तो मिठाई उसी के पास पड़ी है बिल्कुल, आपके पास कुछ भी नहीं आई, जबकि यहाँ पे तो ऐसे समझ लो कि उसने काजू पीस दिए, काजू अपने पास आ गए, तो उसके तो पैसे वो लेने का हकदार बन गया। तो कॉन्ट्रैक्ट में बिल्डिंग तो उसी की ज़मीन पे बना रहे हो, जितनी बना दी, अपन तो उठा के ले जा नहीं सकते। रोड बना रहे हो तो गवर्नमेंट की रोड पे अपन ने रोड का सब काम इतना कर दिया, तो उससे पैसे लेने तो अपन हकदार हो ही गए हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पे ही प्रॉफिट अर्न होता है। रादर आपने 30 लाख का काम किया, मुझसे 35 लाख ले गए, अब आगे का काम करो चाहे नहीं करो, 5 लाख की तो कमाई आपकी हो ही गई है। इसलिए काम भले ही 3rd ईयर में ख़त्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, इवन फिनेंशियल अकाउंट्स में भी अपन एडवांस अकाउंट्स में AS7 करेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, वहाँ पे भी रूल यही है, जैसे जैसे काम किया जाता है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करते जाना चाहिए। अब उसका सिस्टम क्या है वो ऑफ कोर्स अपन समझेंगे, बट बी वेरी क्लियर, काम भले ही 3 साल 5 साल चलेगा, प्रॉफिट 3rd ईयर में या 5th ईयर में रिकॉग्नाइज नहीं होगा, प्रॉफिट तो हर साल रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है, बिल्कुल सिमिलर, बस फ़र्क यही है ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल भर का, पूरे बिजनेस का इकट्ठा बनता है, यहाँ हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग। भाई CA बनते ही तो क्या हो जाओगे, फिनिश गुड्स। फाउंडेशन ज्वाइन करने से पहले क्या थे, रॉ मटेरियल, आप अंदर घुस गए हैं तो अब आप क्या हो गए, वर्क इन प्रोग्रेस के, चल रहा है भाई, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब समझिए वो कॉन्ट्रैक्टर आपके लिए बिल्डिंग बना रहा है, वो बिल्डिंग बनाया जा रहा है, तब तक उसके लिए क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्डिंग कंप्लीट होते ही आपको चाबी पकड़ा देगा, पैसे ले लेगा, तो उसके लिए तो एक तरह से सेल हो गया, और आपके लिए वो क्या हो गई, फिक्स्ड एसेट। ओके, सो बी वेरी क्लियर, ऐसा नहीं होता है कि एक के लिए एसेट हमेशा दूसरे के लिए लाइबिलिटी होती है। डेटर क्रेडिटर में बात समझ में आती है, पर दूसरे बिजनेसेस में आप जो प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हो वो आपके लिए स्टॉक है, खरीदने वाले के लिए वो फिक्स्ड एसेट हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होने जरूरी है, एक कॉन्ट्रैक्टर एक कॉन्ट्रैक्टी। ओके, सी गायब हो गया है, कॉन्ट्रैक्टी दिख रहा है भाई, सी, हाँ। अब ये चैप्टर जो है ये कॉन्ट्रैक्टी के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए। कॉन्ट्रैक्टर जो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिजनेसेस कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस करता है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वो अपनी बुक्स में हर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग कैसे करेगा। हाँ, दिमाग में एकदम अकाउंटिंग ले आओ। ओके, बना भले ही रिपोर्ट रहे हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको कहा कॉस्ट निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, बट इट इज़ ऑल अबाउट अ फीलिंग ऑफ अकाउंटिंग वी नीड टू हैव। और कॉन्ट्रैक्ट याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक स्टॉक है, पर वो स्टॉक वो है जो कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है, जब तक चल रहा है जब तक वर्क इन प्रोग्रेस। कंप्लीट होते ही फिनिश गुड्स में पहुंचते ही तो हाथात उसको क्या कर देता है, सामने वाले को चाबी पकड़ा देता है। मतलब वो फिनिश गुड्स वाली फीलिंग कॉन्ट्रैक्टर ले ही नहीं सकता। फिनिश गुड्स वाली फीलिंग ले लेता तो बिल्डिंग में जाकर के 2-4 महीने आराम भी कर लेगा, नो, बट उसके लिए स्टॉक तो है ही, और सामने वाले के लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट। ओके, चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालेगा। आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में तो वही चीज़ें आने वाली है, क्या चीज़ें आने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल क्या यूज़ हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में लेबर क्या यूज़ हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेंसेस क्या लगे। से फॉर एग्जाम्पल अपन आसान सा एग्जाम्पल लें, एक बिल्डिंग बन रही है, तो अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, आप अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर समझ लो, ठेकेदार, कि हम बिल्डिंग के, रोड्स के, फैक्ट्रीज़ के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो बना करके देते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्सेस हो गए, ये हो गए, संसद भवन भी बन रहा है नया, ठीक है, पता नहीं टाटा को या किसको ऑर्डर मिला, जो भी है। तो वी आर डूइंग ऑल दिस पर्पस, दीज वर्क्स, बट अंडरस्टैंड, अब साल में आपके मान लीजिए 50 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं,
हर एक में मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, खर्चा लग रहा है। P&L अकाउंट जो हमारा फिनेंशियल अकाउंट्स वाला बनेगा उसमें तो सारे मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस जुड़ के आएंगे, सामने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से पैसा आया सेल आ जाएगी, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। बट वो शेयर होल्डर के लिए ठीक है, इंटरनल मैनेजमेंट को तो इससे कोई पर्पज़ ही फुलफ़िल नहीं होने वाला है। अगले साल सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, उसमें क्या रेट कोट करनी है क्या नहीं करनी है, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट वाइज मीन्स ये सारी डिटेल जो है उनको क्या चाहिएगी, कॉन्ट्रैक्ट वाइज डिटेल चाहिएगी। कॉन्ट्रैक्ट वाइज डिटेल का मतलब, सपोज़ अपन जोधपुर के कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एक कॉन्ट्रैक्ट तो आपको मिला है सरदारपुरा में, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनानी है। एक आपको मान लो मंडोर एरिया का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो अब ये मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस सरदारपुरा में कितना लग रहा है उसकी डिटेल अलग चाहिए, मंडोर में कितना लग रहा है उसकी अलग चाहिए। कारण हो सकता है सरदारपुरा में जो आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, ये जो बना रहे हो ये रेजिडेंशियल है। सो दोनों का नेचर अलग है, दोनों के मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस का कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा भी अलग तरह से हो जाएगा, कॉस्ट अलग चाहिए, प्रॉफिट लॉस भी अलग अलग चाहिए। सो देयरफॉर व्हाट हैपन्स इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज, हम हर कॉन्ट्रैक्ट का आप समझ लीजिए अकाउंट अलग अलग बनाते हैं। तो नॉर्मल फिनेंशियल अकाउंट्स में तो हम क्या करते हैं, फिनेंशियल अकाउंट्स में तो एक ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाया एंड द वर्क इज़ ओवर। तो अगर मैं फिनेंशियल अकाउंट्स की बात करूं, ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपका मटेरियल आता है। किस नाम से आता है, सबसे पहले चलो मैं लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक अगर कोई है तो, फिर क्या आ जाता है परचेज, फिर क्या आ जाता है वेजेस, फिर कुछ एक्सपेंसेस आ ही जाते हैं यहाँ पे भी। देन यू हैव सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। हाँ याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक में सभी तरह के क्लोजिंग स्टॉक आते हैं, रॉ मटेरियल भी आता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, फिनिश गुड्स भी आता है, ओपनिंग में भी तीनों ही आते हैं। ओके तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने आज तक बनाया, दिस इज़ हाउ इट विल बी देयर। हो सकता है आप कहेंगे हमारे तो कभी स्टॉक में इधर 2-3 चीज़ें थी ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं भी थी, ये तो 3 ही लिखी है, होती तो 4 हैं। स्टॉक 4 तरह के होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, WIP होता है, फिनिश गुड्स होता है, एक स्टॉक और होता है स्टॉक इन ट्रेड। हाँ ये मैं थोड़ा फिनेंशियल में चला गया, मैं प्रॉब्लम है ना, मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो इधर उधर घुस जाता हूँ। पर जैसा भी है, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ स्टॉक। जो ट्रेडर लोग होते हैं ना, उनके तो एक ही स्टॉक होता है, स्टॉक इन ट्रेड, जो खरीदा बेचना, याद रखिएगा उसको फिनिश गुड्स नहीं कहा जाता। फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरर वर्ड यूज़ करेगा, क्योंकि उसने रॉ मटेरियल खरीद के उसको कन्वर्ट करके खुद तैयार किया, दैट इज़ फिनिश गुड्स। और एक है कोई चीज़ खरीदी और बेच रहे हो, वो ट्रेडिंग वाली है तो स्टॉक इन ट्रेड कहलाती है, तो वो भी फिनिश, बट आपने नहीं किया। और ये तीनों किसके लिए होते हैं, मैन्युफैक्चरर के लिए। ओके सो नाउ अंडरस्टैंड, स्टॉक 4 तरह के होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, अपने क्वेश्चन में नहीं आता अलग बात है, अदरवाइज आप कहेंगे लेकिन 3 होंगे या 1 होगा, ऐसा भी नहीं है। कोई बिजनेसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी कुछ प्रोडक्ट्स की तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ की ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके पास 4 तरह के स्टॉक होंगे। पर समझिए ये ट्रेडिंग P&L अकाउंट तो क्या है, अगर आपके साल 2 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे सरदारपुरा एंड मंडोर, तो ये तो सारा क्या होगा, सरदारपुरा प्लस मंडोर कंबाइंड होगा। अब इससे अगर मैं ये पता करना चाहूँ सरदारपुरा का क्या हाल था, मंडोर वाले कॉन्ट्रैक्ट का क्या हाल था, वो पता चलने वाला नहीं है फिनेंशियल अकाउंट्स में। ओके तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंट्स कहता है कि नहीं नहीं, काम ऐसे थोड़ी चलेगा, बिजनेस ऐसे थोड़ी चला सकते हैं, मैनेजमेंट डिसीजन ऐसे थोड़ी ले सकता है। तो व्हाट वी डू इज, अगर मैं आपको ये कह दूँ मेरे को अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट बना करके दे दो, सरदारपुरा वाला अलग, ओके, और एक और ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा वाला, मंडोर वाला अलग, और यहाँ पे भी वही परचेजेस, वेजेस, एक्सपेंसेस सब आ जाएंगे, सेल्स आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, सेम वे मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सेल्स आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ओके हाँ आप कहेंगे ठीक है, उस केस में फिर प्रॉफिट भी क्या होगा, अलग अलग आ जाएगा। बस
ये जो ट्रेडिंग अकाउंट अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइज बना लिया जाए, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइज बना लिया जाए, वी कॉल इट एज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कितना आसान है ना, कुछ नया नहीं। सिर्फ नया सब्जेक्ट का नाम आने से कोई नई चीज़ थोड़ी हो जाती है हमेशा। इसीलिए सबसे पहले मैंने ये वाला चैप्टर लिया। आप कहेंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, ठोक डालेंगे। आप कहेंगे फिर हमको करना क्या होगा? करना कुछ नहीं है। ये जो परचेजेज है, आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बी में बांटनी पड़ेगी, ठीक है, लेबर को बांटना पड़ेगा, नहीं, वो भी कुछ नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक ही कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल दी होगी, तो आप कहेंगे ओके फिर तो एक ही बनाना है। और अगर दो होंगे तो क्वेश्चन पहले सब बांट के ही देगा, तो आप कहेंगे फिर अपने को करना क्या है? दो बनाने हैं। यस, दैट इज़ ऑल व्हाट नीड्स टू बी डन। और दो भी हम दो बार नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा कंजूसी से काम चलाएंगे, हम दो कॉलम में बना लेंगे। सदापुरा एंड मंडोर, भाई दो बार बनाऊं चाहे दो कॉलम में बनाऊं, बात तो एक ही है। और इंस्टीट्यूट भी दो कॉलम में ही बनाती है, अपने को भी दो कॉलम में ही बनाना है। कारण दो बार बनाया तो टाइम कितना लगेगा? जितना टाइम अमाउंट भरने में नहीं लगता है ना, उतना ज़्यादा टाइम पर्टिकुलर्स कॉलम में लगता है। तो दो कॉलम में बना लेंगे और दोनों का अलग अलग क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। दैट इज सिंपल। मतलब आपको सब चीज़ें अलग अलग दी हुई होगी, आप कहेंगे बस हमको देखो फिट करनी है। यस, दिस इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड। बट अब मैंने आपको कहा कॉन्ट्रैक्ट का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े काम। वैसे भी ये सब्जेक्ट में सब कुछ बड़ा ही सोचना है। मैंने आपको कहा ना, बड़ी सी फैक्ट्री में घुस रहे हो, ये नहीं छोटी सी दुकान में घुस रहे हैं। ओके, सो अब बड़े बड़े काम हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि इस साल काम लिया और इसी साल काम ख़त्म हो गया। होता ही है ना, काम शुरू हुआ कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो उस केस में आप कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो ऐसा हो ही सकता है, हमने इस बार खूब परचेजेस करी, खूब वेजेस लगाई, खूब प्रोडक्शन किया, सेल नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, सेल जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे किस नाम से आ जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। होता ही है। आप कहेंगे यहाँ पे भी हो जाएगा, सेल जीरो हो जाएगी तो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा, और अगर कंप्लीट हो गया होगा तो सेल में आ जाएगा। दैट इज़ अ सिंपल रूल, नथिंग मोर। जो हम ट्रेडिंग में कर रहे थे यहाँ पे भी वही है। तो तकलीफ एक ही है इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये कॉन्ट्रैक्ट पता चला 2 3 4 साल तक चलता है। अब मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक चला, इसका मतलब पहले साल सेल जीरो, दूसरे साल भी ज़ीरो। सेल कब आएगी? जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा। कारण पहले साल वर्क इन प्रोग्रेस, दूसरे साल भी क्लोजिंग में फिर वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरे साल जाकर के आप कहेंगे सेल, और थर्ड ईयर में जब सेल होगी प्रॉफिट तो उसी वक्त आएगा। इसका मतलब पहले 2 साल काम आप कर रहे हो, प्रॉफिट बुक्स में कुछ भी आने वाला नहीं है। ऐसे ही लग रहा है ना भाई, प्रॉफिट बुक्स में कुछ भी आने वाला नहीं है। क्यों? कि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। बट लिसन केयरफुली, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। हम पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, तीनों ही साल में कुछ ना कुछ प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके P&L में लेके जाते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे ले जाओगे? काम तो ख़त्म ही नहीं हुआ। आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने का, पहले साल फर्स्ट फ्लोर बना, दूसरे साल सेकंड फ्लोर बना, थर्ड ईयर में कंप्लीट हुआ और उसको सामने वाले को चाबी पकड़ा दी। आप कहेंगे काम ख़त्म। अब काम तो जब ख़त्म होगा तभी आप कहोगे सेल होगी, तभी तो प्रॉफिट आएगा। पर ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता, ना तो अकाउंट्स में ऐसा होता है, ना कॉस्टिंग में ऐसा होता है। रीज़न, किसी का थोड़ा बहुत भी किसी को आइडिया है क्या? कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर जो है, सपोज आपने ये ऑर्डर ले लिया मेरे लिए आप 3 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हो। मैंने कहा ओके भाई, टोटल 1 करोड़ रुपया दूंगा, ये काम आपको करना है। आपने कहा ओके डन, 3 साल में कर दूंगा। अब वो 1 करोड़ रुपए आप मुझसे थर्ड ईयर में सारा काम ख़त्म होने के बाद एक साथ लेंगे या किस्तों में लेते रहोगे? बताओ भाई, आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो, करोड़ों रुपए हैं आपके पास, तो आप सारा पैसा बाद में एक साथ ले लोगे कि क्या है सर ही तो है अपने, कहाँ जाएंगे, एक साथ ही ले लेंगे, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स, घर की बात है। हाँ जी, सो इज़ इट पॉसिबल सारा का सारा पैसा एक साथ में बाद में? हाँ, कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा सुना है कि सारा पैसा बाद में लास्ट में एक साथ में लेता है? और ये तो फिर भी 3 साल का ही हुआ।
कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट तो 7 7 8 8 साल के होते हैं, तो क्या 8 साल बाद सारा एक साथ में पैसा लोगे? और रोज़ हर साल आप जो बिल्डिंग बना रहे हो, आपके तो पैसे लग ही रहे हैं, आप तो रोज़ उसमें सीमेंट पत्थर ला करके डाल ही रहे हो, लेबर आपकी लगी हुई है, पैसा आपकी जेब से रोज़ लग रहा है, तो क्या सारा पैसा आप लास्ट में लोगे? डेफिनेटली नॉट। रादर कॉन्ट्रैक्ट में क्या सिस्टम होता है, आप जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे आप मुझसे क्या करोगे, पेमेंट लेते रहोगे। भाई इतना काम हो गया इतने पैसे दे दो, इतना काम हो गया इतने पैसे दे दो। तो अंडरस्टैंड, अब आप काम करते जा रहे हो और पैसे भी लेते जा रहे हो। आप कहेंगे इसमें क्या हो गया? नॉर्मल बिजनेस में भी होता ही है। आपने मिठाई वाले को ऑर्डर दिया, उसने कहा एडवांस दे दे, ओके, तो एडवांस ले लिया उसने, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि प्रॉफिट हो गया। आप समझिए, वहाँ तो विद इन अ ईयर ट्रांजैक्शन ख़त्म हो जाता है, यहाँ तो 3 3 साल तक चल रहा है। और सबसे पिक्यूलर चीज़, अब आपने फर्स्ट फ्लोर तैयार कर दिया, 25 लाख का खर्चा आपने कर दिया, आपने मुझसे 30 लाख रुपए ले लिए। अब सेकेंड ईयर में आप और काम करोगे और पैसे में से लोगे, और बाई चांस आपका या मेरा मूड चेंज हो गया, नहीं यार रहने दे, अब मेरे को तो नहीं बनानी, 1 फ्लोर ही बहुत है, 3 फ्लोर का करूँगा क्या? तो अब उस केस में यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन। आप भी मना कर सकते हो, नहीं साहब मटेरियल इतना बढ़ गया, आप तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। हाँ, क्लॉज ये भी होते हैं, अपन समझेंगे आगे। तो अंडरस्टैंड, आप भी बीच में मना कर सकते हो, मैं भी मना कर सकता हूँ। उस केस में क्या होगा? क्या मैं आपसे पूरे वसूल वापस पैसे ले लूँगा? नहीं नहीं, आप काम नहीं करो, आगे का पैसा वापस दो, या आप वापस मेरे को पैसे रिटर्न कर दोगे? नहीं, मैं आगे का काम नहीं कर रहा हूँ। नो, जितना काम हो गया उसके पैसे ले लिए, अब आगे के करवाएं नहीं करवाएं दैट इज़ अ सेपरेट मैटर। इट मीन्स यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन अलग है, ठीक है। बाकी वो मिठाई वाले में तो मिठाई उसी के पास पड़ी है, बिल्कुल आपके पास कुछ भी नहीं आई। जबकि यहाँ पे तो ऐसे समझ लो कि उसने काजू पीस दिए, काजू अपने पास आ गए हैं, तो उसके तो पैसे वो लेने का हकदार बन गया। तो कॉन्ट्रैक्ट में बिल्डिंग तो उसी की ज़मीन पे बना रहे हो, जितनी बना दी, अपन तो उठा के ले जा नहीं सकते। रोड बना रहे हो तो गवर्नमेंट की रोड पे अपन ने रोड का सब काम इतना कर दिया, तो उससे पैसे लेने तो अपन हकदार हो ही गए हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पे ही प्रॉफिट अर्न होता है। रादर आपने 30 लाख का काम किया, मुझसे 35 लाख ले गए, अब आगे का काम करो चाहे नहीं करो, 5 लाख की तो कमाई आपकी हो ही गई है। इसलिए काम भले ही थर्ड ईयर में ख़त्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, इवन फिनेंशियल अकाउंट्स में भी अपन एडवांस अकाउंट्स में AS7 करेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। वहाँ पे भी रोल यही है, जैसे जैसे काम किया जाता है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करते जाना चाहिए। अब उसका सिस्टम क्या है वो ऑफ कोर्स अपन समझेंगे, बट बी वेरी क्लियर, काम भले ही 3 साल 5 साल चलेगा, प्रॉफिट थर्ड ईयर में या फिफ्थ ईयर में रिकॉग्नाइज नहीं होगा, प्रॉफिट तो हर साल रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है, बिल्कुल सिमिलर, बस फ़र्क यही है ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल भर का, पूरे बिजनेस का इकट्ठा बनता है। यहाँ हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग बनेगा, हर कॉन्ट्रैक्ट के मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस अलग अलग आ जाएंगे, और हर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट निकलता जाएगा। और इसका नाम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं करके इस चैप्टर में नाम क्या दे देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और इसका फीलिंग भी अपन एकदम लेजर अकाउंट की तरह देंगे, जैसे कोई डेटर अकाउंट स्टॉक अकाउंट हो, वैसा वाला फीलिंग अभी आपको देने वाला हूँ। है दिमाग में याद रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि इसमें भी जीपी आएगा, प्रॉफिट आएगा, ओके। तो समझिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अब मैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने वाला हूं वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट, देयर इज अ डिफरेंस। ट्रेडिंग अकाउंट इज पार्ट ऑफ माय फाइनल अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज पार्ट ऑफ माय कॉस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, जैसे फिनेंशियल बुक्स मेंटेन होती है, लेजर अकाउंट्स, कैश बुक, ये वो, वैसे ही कॉस्ट अकाउंट्स भी अलग से मेंटेन होते हैं। तो आप कहेंगे मतलब डबल काम हो गया? यस, वहाँ पे भी परचेज की एंट्री होती है, यहाँ पे भी। फ़र्क क्या है? फिनेंशियल अकाउंट्स में परचेज का एक ही अकाउंट होता है, कॉस्ट अकाउंट्स में तो अगर आप 4 तरह के रॉ मटेरियल खरीदते हो, चारों का लेजर अकाउंट अलग अलग बनेगा। आपने कहा 100 तरह के खरीदते हो तो 100 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जैसे होता ही ना, फिनेंशियल अकाउंट्स में आपके डेटर अकाउंट कितने होते हैं? डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कितने होते हैं? कैपिटल अकाउंट बताओ भाई, आपने कितने होते हैं? किए हुए ना आपने, फाइनेंशियल अकाउंट तो 2 सालों से कर ही रहे हो। कैपिटल अकाउंट कितना होता है? एक ही होता है? हाँ, इंडिविजुअल में एक होता है। अगर
पार्टनरशिप फर्म हो, 4 पार्टनर वाले, तो कैपिटल अकाउंट कितने होंगे? 4। कंपनी में शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब 3-4 भी हो सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं एक ही होता है। चलो भाई, डेटर अकाउंट कितने होते हैं? फिक्स्ड एसेट अकाउंट कितने होते हैं? एक ही होता है? हाँ, एक नहीं होता है। आपने कहा हमारे पास कार भी है, बिल्डिंग भी है, लैंड भी है, मशीनरी भी है, हर एक का अलग अलग अकाउंट होगा, एक तो होगा नहीं, 15-20। डेटर एक अकाउंट ही होता है। या सपोज आपके बिजनेस में 50 कस्टमर्स हैं, 50 का अलग अलग अकाउंट होगा या एक ही होगा? सोच के बताना भाई अच्छे से। 50 कस्टमर्स हैं, सबका एक अकाउंट या कंबाइंड या अलग अलग? जी हाँ, देखिए 11-12 में आपने एंट्री तो हमेशा ही की है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब मिस्टर XYZ तो नाम आया ही नहीं, तो XYZ के अलग अलग खाते खोलने पड़ेंगे या एक से काम चल जाएगा? एक से काम चल सकता है क्या? सोच के बताइए। हाँ जी, सुन लो भाई, अगर आपके 50 कस्टमर है, हर एक कस्टमर का अलग अलग अकाउंट खुलेगा, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज डेटर अकाउंट। अपन देखिए पढ़ते वक्त जब एंट्री करते हैं ना, कलेक्टिव बेसिस पे नाम लेते हैं डेटर अकाउंट, जबकि उसके अंदर XYZ अगर है, सबके अलग अलग अकाउंट होंगे। एक खोल दिया ना, बिजनेस ही नहीं चलेगा आपका। कैसे? आपने तो 100 कस्टमर है, 50 है, सबका एक ही खाता खोल दिया। अब ये कैसे पता चलेगा X से कितने पैसे लेने हैं, Y से कितने लेने हैं, Z से कितने मांगते हो? मान लो X का फ़ोन आया, मेरे पैसे कितने हैं, रुको भाई देखता हूँ, डेटर अकाउंट खोला 2 लाख रुपए। कि 2 लाख? मैं तो 500 रुपये का सामान ले गया था। हमारे इकट्ठा है भाई, तेरे को देना हो जो श्रद्धा से दे दे। ऐसा थोड़ी चलेगा। मीन्स हर डेटर का अलग अकाउंट चाहिए, उसको क्या माल बेचा, उससे कितना पैसा आया, उसका कितना ड्यू है। बैलेंस शीट में भले ही अब सारे डेटर्स की लिस्ट की जोड़ लगा करके अपन लिखते हैं, बट इट इज़ सेपरेट। और समझिए, ये तो मैं 50-100 की बात कर रहा हूँ, किसी किसी बिजनेसेस में तो लाखों डेटर्स अकाउंट होते हैं, करोड़ों डेटर्स अकाउंट होते हैं। आप कहें करोड़ों वाले ऐसे कौन से बिजनेस है? सब लोग ये मोबाइल काम में लेते हो ना, तो मोबाइल कंपनी के लिए आप क्या हो गए? कस्टमर्स। तो हर मोबाइल सब्सक्राइबर का, हर मोबाइल नंबर का रादर मैं कहूँगा, अलग डेटर अकाउंट है। कारण उसका बिल अलग से जनरेट हो रहा है, उसके पैसे आए कि नहीं आए, आपने प्रीपेड भी लिया तो कितने पैसे दिए, कितना यूज़ कर लिया। हाँ, मतलब आपने कहा साहब जियो के 50 करोड़ कस्टमर हैं, मीन्स व्हाट? 50 करोड़ डेटर अकाउंट्स। एक से काम नहीं चलेगा। एक अगर बना दिया सबका और पता चला कि ड्यू डेट निकल गई, 500 रुपये बाकी हैं, 50 करोड़ के सारे के अकाउंट क्या कर दो, सॉरी फ़ोन क्या कर दो, आउटगोइंग बंद कर दो। क्यों? कि एक जने ने पैसे नहीं दिए। ऐसे थोड़ी चलेगा। जिसने पैसा नहीं दिया उसका अकाउंट बंद होना चाहिए, उसका आउटगोइंग बंद होना चाहिए। तो इसका मतलब अलग अलग अकाउंट ही होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव वन अकाउंट। सेम वैसे ही फिनेंशियल अकाउंट्स फिनेंशियल चीज़ों पे ज़्यादा कंट्रोल रखता है। अगर भाई डेटर, क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट, ये वो गुड्स फैक्ट्री में आ गए, फिर वो उसको छोड़ देता है, तेरी मर्जी हो जा जहाँ। कॉस्ट अकाउंट्स उनको पकड़ के रखता है। मतलब समझ लो, बाहर वालों को तो कौन ध्यान रख रहा है? फिनेंशियल। कॉस्ट अकाउंट्स अंदर का सब ध्यान रखता है। आजा भाई तू, 4 रॉ मटेरियल है, चारों के अलग अलग खाते खोल, ताकि हर रॉ मटेरियल जब भी इधर जाएगा उधर जाएगा, सबका अलग अलग अकाउंटिंग होता जाएगा। ऐसे समझ लो, रॉ मटेरियल एक्स अकाउंट, आपने कहा परचेज़ किया, डेबिट हुआ। अब आपने कहा इसको मैंने जॉब नंबर 150 में भेजा, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 200 में भेजा, या कॉन्ट्रैक्ट सरदारपुरा में भेजा, जहाँ जहाँ मटेरियल गया, वापस आया, वापस गया, जो भी है, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ मटेरियल विल बी रिकॉर्डेड। तभी तो कंट्रोल आएगा। तभी तो आप कहेंगे गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही है। कोई लेबर शाम को घर जाते वक्त मटेरियल जेब में डाल के तो नहीं ले जा रहा है, ठीक है? सो दैट ऑल विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव अ रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी मोमेंट। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेस वाले खाते हैं, पूरा माइन्यूटली डिटेल्ड वे में इनकी अकाउंटिंग होती है। तो वैसे ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, हर कॉन्ट्रैक्ट का समझ लो एक लेजर अकाउंट खुल जाएगा। जैसे मैंने लिखा ना कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट सरदारपुरा में, आपने कहा साहब मैंने इतना गुड्स भेजा सरदारपुरा, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट सरदारपुरा अकाउंट जब खुलेगा, उसके अंदर आएगा कि रॉ मटेरियल एक्स आया साहब, रॉ मटेरियल वाई आया साहब, जेड आया साहब, लेबर इसने काम किया, उसने काम किया, और भी जो खर्चे लगे, ये लगा वो लगा। मतलब बिल्कुल डबल एंट्री सिस्टम से काम चल रहा है। आप कहेंगे कि रॉ मटेरियल एक्स से इधर आया, एंट्री क्या हुई? कॉन्ट्रैक्ट सरदारपुरा अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल एक्स, टू रॉ मटेरियल वाई, टू लेबर, टू एक्सपेंस, ये वो सब। हाँ, पर देखने में क्या फील आ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट, टू मटेरियल, टू लेबर, फिर यहाँ पे सामने वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अगर ख़त्म नहीं हुआ, सेल हो गया तो सेल आ जाएगा। तो दैट वे
है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, लेजर अकाउंट, पर फीलिंग कौन सी देगा आपको? ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो इसीलिए मेरा ऑब्जेक्टिव था ये चैप्टर सबसे पहले लेने का। तो अंडरस्टैंड, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉस्ट अकाउंट्स में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा, और उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस हमारे लगे हैं, ओके, उन सबको डेबिट कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो सेल आ जाएगी, नहीं हुई तो वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, अब सबसे बड़ा इश्यू आप कहेंगे, वो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था ना, जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा, हर साल प्रॉफिट कैसे आएगा, वो वाला सिस्टम क्या है, बस वो भी बताते हैं। मैं वापस से ट्रेडिंग अकाउंट पे आ रहा हूँ। सपोज ईयर 1 एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। मान लें हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, एक बिल्डिंग बनानी है 3 फ्लोर की, ठीक है। हाँ, ये बिल्डिंग की फ़ोटो बना दी भाई, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, ऐसे ही होगा ना, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड, ग्राउंड फ्लोर भी बोलते हैं कई लोग। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया से 100 lakhs में। ईयर 1 में आपने फर्स्ट फ्लोर पे काम किया, ईयर 2 में सेकंड फ्लोर रेडी हो गया, ईयर 3 में थर्ड फ्लोर रेडी हो गया। ये साल में आपका 30 लाख का खर्चा हुआ, इधर भी मान लीजिए 30 लाख का खर्चा हुआ, या थोड़ा अलग कर देता हूँ, थोड़ा फील आएगा, 35 लाख का खर्चा हुआ, और यहाँ पे 25 लाख का खर्चा हुआ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द एक्सपेंडिचर वी इनकर्ड एवरी ईयर। हाँ, टोटल खर्चे की जोड़ लगा लो भाई, कितना हो गया? 90 lakhs। 100 lakhs का मतलब प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 10 lakhs। अब कॉन्ट्रैक्टर से इसके अगेंस्ट में आपको जो पैसा मिला कैश, हाँ, पहले साल उसने आपको 32 लाख दिए, ये 38 लाख दे दिए, और फिर ये 30 लाख रुपए दे दिए, टोटल 100 lakhs। ओके, तो इस तरह से आपको पैसा मिलता गया। अब नॉर्मल कोर्स में जो अपनी आदत है, आप कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ साहब मैं पहला साल का, पहले साल में आप कहेंगे मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस सब मिला करके कितने का खर्चा किया हमने? 30 लाख। हाँ, आप कहेंगे काम कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, तो काम अभी भी चल रहा है, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ही बोलते हैं इसको अपन। आप कहेंगे हाँ कितना खर्चा किया? कॉस्ट पे वैल्यूएशन होता है। आपने कहा स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा किस पे किया जाता है? कॉस्ट पे। क्या कोई प्रॉफिट आया? हाँ, जीपी एनपी नथिंग। ईयर 2 का ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, मैं पहले आपको नॉर्मल फिनेंशियल अकाउंट सिखा रहा हूँ, फिर अपन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। आप कहेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ ये भी तो आएगा ना, कितना है साहब? 30 लाख का। इस बार का मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस सब मिला कर के आप कहेंगे कि 35 लाख रुपए और खर्च कर दिए। क्या काम कंप्लीट हो गया? नहीं, काम कंप्लीट नहीं हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक आप कहेंगे हमने तो 11-12 से सीखा हुआ है, स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट पे करना है। हाँ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आप कहेंगे कितने का काम हो चुका है? सेकेंड ईयर में आप कहेंगे 35 लाख। 35 लाख लिख देते हैं। हाँ, गलत है भाई। सेकेंड ईयर में क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? मैंने आपको इंश्योरेंस क्लेम में बताया था, स्टॉक का मतलब एज ऑन दिस डेट, मतलब सेकेंड ईयर के एंड में स्टॉक कितना है। तो पहले साल का 30 लाख का स्टॉक कोई चला गया क्या? वो तो पड़ा ही है, नया 35 और हो गया। मतलब सेकेंड ईयर में आपकी बिल्डिंग कितनी खड़ी हो चुकी है? 2 फ्लोर की। 2 फ्लोर में आपके पैसे 35 लाख नहीं 65 लाख लग चुके हैं, दैट इज 65। कोई बात नहीं, सही बात है, जीपी अभी भी नील। ईयर 3 का ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 65 लाख, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस थर्ड ईयर का कितना है भाई? 25 लाख। सेल्स आपने कहा हाँ दिस टाइम इट इज़ डन 100, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ इस बार तो है ही नहीं ना, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया साहब? 10 लाख। मतलब प्रॉफिट कौन से साल में आपको देखने को मिला? थर्ड ईयर में। बस यही हमारी एक तकलीफ है, ठीक है। अब समझिए, तो अब समझिए इस केस में आप कहेंगे प्रॉफिट तो थर्ड ईयर में ही आया, और ये कॉन्ट्रैक्टर ऐसा कभी नहीं चाहेगा प्रॉफिट थर्ड ईयर में आए। क्यों? कई सारी तकलीफ़ें हैं।
एक साथ में ज़्यादा प्रॉफिट थर्ड ईयर में आएगा तो इनकम टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, एक साथ देना पड़ेगा। आप कहेंगे अच्छा है ना पहले 2 साल नहीं देना पड़ेगा, ये नहीं, टैक्स की स्लैब बढ़ जाती है। दूसरा, बैंक से लोन लेने जाओ ना, बैंक वाले कहेंगे नहीं नहीं आपके बिज़नेस का कोई भरोसा ही नहीं है, 2 सालों में प्रॉफिट नहीं, फिर प्रॉफिट, फिर वापस 2 साल कोई प्रॉफिट नहीं। वो जब एक सेम लेवल पे बिजनेस नहीं चलता है ना, नो वन अप्रूव्स। इसका मतलब हर साल प्रॉफिट दिखना चाहिए। अच्छा, टेक्निकली पहले साल समझिए अपन कॉन्ट्रैक्टर है, 30 लाख का खर्चा किया, उससे 32 लाख ले लिए, आगे काम नहीं भी करूं तो उसको कुछ वापस देने की ज़रूरत नहीं। मतलब मैं मन में तो जानता ही हूँ 2 लाख मैं कमा चुका हूँ, आई हैव अर्नड। तो ऑन दैट बेसिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो अपने अकाउंट्स का है वो कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं चलता है कॉन्ट्रैक्ट में, ये प्रॉफिट थर्ड ईयर का नहीं है, ये प्रॉफिट तो हर साल काम कर रहे हो और तो अर्न होता जा रहा है, अक्रू होता जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं समझिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, इवन फिनेंशियल अकाउंट्स में होता तो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ही है, बट इसका वैल्यूएशन 30 पे नहीं करके किस पे करते हैं, 32 पे। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा साहब, 2 रुपये। तो ओपनिंग में भी फिर कितना आएगा, ये 32। क्लोजिंग में इसका वैल्यूएशन 65 पे नहीं करके आप कहेंगे इन दोनों की जोड़ कर लो भाई, कितना हो गया, 70। 70 करने से ये प्रॉफिट यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, 3। और थर्ड ईयर में 70 जब ओपनिंग में आएगा, सेल तो 100 है ही, तो ये प्रॉफिट यहाँ पे कितना आएगा, 5। 5, 3 एंड 2, प्रॉफिट कितना हो गया, 10 रुपये। बस थोड़ा सा मैजिक किया, क्या किया अपन ने, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो अपन हमेशा से दिमाग में फिट है कि कॉस्ट पे वैल्यू होता है, यहाँ पे ये समझ लो कॉस्ट से थोड़ा ज़्यादा पे वैल्यू किया जा रहा है। उसका कारण है, उसका एक बहुत सॉलिड रीज़न है, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तक बन गया उसके लिए कि नहीं ये जस्टिफाइड है क्योंकि इतना पैसा आप अर्न कर चुके हो। ठीक है, एक तो नॉर्मल वो स्टॉक होता है जिसमें आप कहेंगे कि सामने वाले को अगर मैंने कंप्लीट करके नहीं दिया 1 रुपया भी नहीं देगा, यहाँ पे तो कंप्लीट नहीं करके दिया तो इतने पैसे तो आ गए, आगे का भले ही नहीं देगा, तो ये प्रॉफिट मेरा हो चुका है। आपके मन में आ रहा होगा मान लो यहाँ पे 25 लाख ही मिल रहे हो तो क्या होगा, उसका भी इलाज है, बाद में बताऊंगा। बट दिस इज अ बेसिक रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फाइनेंशियल हो चाहे कॉस्ट अकाउंट्स हो, यही रूल लगता है। अब यहाँ पे बस मैं नाम चेंज कर दूं, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईयर 1, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईयर 2, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईयर 3, बस यही है। तो आप कहेंगे फिर बस यही बनाना है क्या, हाँ यही बनाना है, पर थोड़ा सा 10-15 लाइन का बनेगा। अब कहीं इतना क्या होगा, वो मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस की चिंदी चिंदी छोटी छोटी चीज़ें सब दी हुई होगी, मटेरियल आया वापस गया, फिर आया फिर गया, लेबर आया, एक्सपेंसेस में 5-6 हेड दे देंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक क्रेन लगी हुई थी, एक मशीन लगी हुई थी, ये लगी हुई थी, उसका डिप्रिसिएशन, उसका रिपेयर मेंटेनेंस, एक सुपरवाइज़र आता था, इंजीनियर आता था, उनकी सैलरी का हिस्सा, बस वो सारी मेहनत करके थोड़ा ऐसे खर्चों की, जैसे ट्रेडिंग पैनल भी बनाया, कौन से 4 लाइन में कंप्लीट हुए, डिटेल तो आती है। तो बस उस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह। और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन कॉस्ट पे नहीं होकर के एक तरह से सेलिंग प्राइस पे हो जाएगा, तो प्रॉफिट उसके अंदर आ जाएगा। तो इससे हर साल उसके P&L अकाउंट में प्रॉफिट पहुंचना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी रूल यही है और कॉस्ट अकाउंट्स में भी अपन यही करने वाले हैं, बस नाम इसका ट्रेडिंग की जगह क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब इसको एक्चुअल में कैसे बनाना है, किस तरह से डिटेल लिखी जाएगी, क्या क्या मैटर इसमें पॉइंट्स आएंगे, वो अपन अब कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।